कल यानी 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड ने 2 महिलाओं के आंसू देखे। एक महिला इसलिए रो रही थी कि उसके पति राज्य की सेवा में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें घर के लिए समय ही नहीं मिलता, और दूसरी महिला इसलिए रो रही थी कि उसकी बेटी को सत्ताधारी दरिंदों ने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी। मना करने पर उसे मार डाला गया। कितनी अजीब बात है कि बेटी को गंवाने वाली महिला जिस पंचायत में बैठकर रो रही थी, उस पंचायत में आरोप लगाया गया कि उस बेटी की हत्या के सबूत मिटाने वाला वो व्यक्ति था जिसकी पत्नी रो रो कर कह रही थी कि राज्य की सेवा करने के कारण उसके पति को घर के लिए समय नहीं मिल रहा है। अब सच कौन बोल रहा है, यह तो आप सबको खुद ही तय करना है। इस वीडियो में हम उस महापंचायत की बात करेंगे और दोनों रोने वाली महिलाओं की भी। वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है ताकि सरकारी और प्रायोजित खबरों के इस दौर में सच्चाई का एक छोटा सा अंश ही सही आप तक पहुंचाया जा सके। हमें आपके आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है। बात 2 महिलाओं के रोने से शुरू करते हैं। एक ही दिन 8 फरवरी 2026 एक ही जगह परेड ग्राउंड देहरादून, समय थोड़ा आगे पीछे। अंकिता की हत्या के मामले को लेकर परेड ग्राउंड में एक महापंचायत हो रही थी। इसमें अंकिता के माता पिता भी मौजूद थे। जब तक वे मंच पर रहे दोनों, अंकिता की मां लगातार रोती रही। वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो, ठीक। मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी सुनने में कि मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी एफआईआर दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की ना, तो मैं। दूसरी महिला कुछ घंटे बाद रोई उसी परेड ग्राउंड में। मंच था उत्तरायणी महोत्सव का और रोने वाली महिला थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी। ये वीडियो देखिए और दोनों रोने वाली महिलाओं के आंसुओं में फर्क महसूस कीजिए। जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा, महापंचायत ने जो 5 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए, उनमें एक प्रस्ताव ये भी था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाया जाए और उन्हें अंकिता के मामले में जांच के दायरे में लिया जाए, क्योंकि उन्होंने बुलडोजर चलाने के आदेश दिए थे जिससे अंकिता की हत्या के सबूत नष्ट हो गए थे। वैसे पंचायत के इस प्रस्ताव पर अमल किया जाए तो गीता धामी जी की समस्या भी खुद ही खत्म हो जाएगी। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों की महापंचायत को फेल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी बीजेपी पार्टी ने खूब जोर लगाया था। पहला हथकंडा यह अपनाया गया कि परेड ग्राउंड में जहां महापंचायत तय की गई थी, वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी के एनजीओ की ओर से एक उत्तरायणी महोत्सव रखा गया था। इसके अलावा हर तरफ हिंदू सम्मेलन उसी दिन उसी वक्त आयोजित किए गए ताकि लोग महापंचायत में जाने का यदि मन बना रहे हैं तो न जाए, क्योंकि घर के पास हो रहा है और खाना मिल रहा है तो लोग वहीं जाएंगे। महापंचायत के एक दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि महापंचायत कैंसिल हो गई है, और तो और बाहर से आने वाले लोगों को रास्ते में रोका गया। उनसे कहा गया कि देहरादून जाने से कोई फायदा नहीं है, महापंचायत नहीं हो रही है। लेकिन ये सारे प्रयास बेकार चले गए। हजारों की संख्या में लोग परेड ग्राउंड की महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत की अध्यक्षता अंकिता की मां सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने की। जस्टिस फॉर अंकिता मंच श्रीनगर की रेशमा पंवार, महिला किसान अधिकार मंच ऊधम सिंह नगर की हीरा जंग पांगी, उत्तराखंड महिला मंच
नैनीताल की वसंती पाठक, राज्य आंदोलनकारी उषा भट्ट और भारत ज्ञान विज्ञान समिति की उमा भट्ट ने इस महापंचायत में पंच की भूमिका निभाई। पांचों पंचों ने महापंचायत में 5 अलग अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में डॉक्टर अनिल जोशी की एफआईआर रद्द करने और दूसरे प्रस्ताव में अंकिता के माता पिता के मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र के आधार पर सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग की गई। तीसरे प्रस्ताव में कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता की हत्या के बाद सबूत नष्ट करने का आदेश देने की बात खुद स्वीकार की थी। ऐसे में उन्हें जांच के दायरे में लिया जाए और निष्पक्ष जांच होने तक उन्हें पद से हटाया जाए। मुख्यमंत्री को सबूत नष्ट करने और उनके खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव पारित करने का कारण दरअसल उनका ये ट्वीट बना। 24 सितंबर 22 को अपने इस ट्वीट में उन्होंने खुद कहा है कि आरोपियों को गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात हो गई है। यानी कि बुलडोजर कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन बुलडोजर सिर्फ उस कमरे पर चलाया गया जिसमें अंकिता रहती थी और उससे वहां के सबूत नष्ट कर दिए गए, जैसा कि कहा जा रहा है। चौथे प्रस्ताव में कहा गया कि 15 दिन के भीतर पीड़ित पक्ष की शिकायत पर जांच शुरू नहीं करवाई गई तो पूरे राज्य में आंदोलन तेज किया जाएगा। पांचवें प्रस्ताव में दुष्यंत गौतम और अजय कुमार को उनके पदों से हटाकर जांच के दायरे में लाने की बात कही गई है। महापंचायत के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी भेजा गया। पत्र में भी अनिल जोशी की एफआईआर रद्द करने और अंकिता के माता पिता के पत्र के आधार पर सीबीआई जांच करवाने सहित वो दूसरी मांगे की गई है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह की सीबीआई जांच करवाई जा रही है वह उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट का नाम लिया और कहा कि उन्होंने रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट तोड़कर सबूत नष्ट किए थे। 7 तारीख को हम देहरादून मुख्यमंत्री से मिले तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ, लेकिन मैं ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे पीनी तो मैं क्या कर सकूं? तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आँख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दूसरी ये है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो और सीबीआई की जांच जो हो वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो। ठीक, मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी सुनने में कि मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी एफआईआर दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की, ना तो मैं उनको जानता हूँ न पहचानता हूँ। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले ही वहाँ करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहाँ तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी और एक रेणु बिष्ट जिसने रिजॉर्ट तोड़ा और उनकी तारक सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी और डिटेल निकाली जाए और जो भट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी और डिटेल निकाली जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार द्वारा पोषित व्यक्ति की एफआईआर पर करवाई गई जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। हमें शक है कि सीबीआई की जांच भी वीआईपी को बचा देगी, वीआईपी को बचाया जाएगा। मैं संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि ये री इन्वेस्टिगेशन है। री इन्वेस्टिगेशन में जो कंप्लेंट उसका अपना महत्व है, कंप्लेंट का अपना महत्व है और कंप्लेनेंट की होती है। कंप्लेनेंट की लोकस स्टैंडाई क्या है, वो कौन व्यक्ति है, उसका भी तो कुछ तथ्य देखा जाना चाहिए, उसकी कुंडली भी तो खंगाली जानी चाहिए।
आधी रात को थाने में ये स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट कैसे एफआईआर का आधार बन सकती है? और ये जो एफआईआर का आधार बन रही है तो इन्वेस्टिगेशन दोषपूर्ण होगा, और ऐसा इन्वेस्टिगेशन कभी भी अंकिता को न्याय नहीं दिला सकता। मेरी दूसरी बेटियां भी जो आज अन्याय का शिकार हो रही है, एक अंकिता नहीं है, उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा है। रुद्रपुर में अंकिता, सांतल में अंकिता, अभी रुद्रपुर यही ऋषिकेश में अंकिता, और यहाँ गुंजन ये भी एक कमाऊ हुई काम करने वाली बेटी थी। ये सब एक के बाद एक अंकिताएं हैं जो अन्याय का शिकार हो रही हैं, और इसी तरीके का अन्याय और उसको ढक दिया जाएगा। ये ढकना कैसे स्वीकार्य हो सकता है? इसलिए मैं पंचायत से मेरी एक ही विनती है कि आप कंप्लेंट किसकी कंप्लेंट होनी चाहिए? अरे उसकी मां जिंदा है, उसके पिता जिंदा हैं। मैंने उनकी चीखें सुनी है, इस उत्तराखंड ने उसके माँ बाप की चीखें सुनी है जो उन्होंने कोर्ट में दिया है। मैंने उनके बहते हुए आंसू देखे हैं, उनके आंसू हम सबसे कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। उसका भाई कह रहा है मैं जिंदा हूं, लेकिन उनकी कंप्लेंट नहीं, उनसे नहीं कहा जा रहा है कि आओ कंप्लेंट लिखो। बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा है उनको, लेकिन कंप्लेंट लेने के लिए थाने में उनसे नहीं कहा जा रहा है। और एक ऐसी मध्य रात्रि वाली स्टेट स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर हो रही है और सीबीआई जांच कर रही है, और वो जांच भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं हो रही है। सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने अंकिता की हत्या की तुलना एपस्टीन फाइल से की और कहा कि ये हत्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एपस्टीन फाइल्स का उत्तराखंड संस्करण जैसा है। जिस समय हम इस महापंचायत की तैयारी के लिए कल आखिरी कोशिश कर रहे थे, जोर लगा रहे थे, उस समय वो जो लोग यहाँ शामिल नहीं है वो क्या कर रहे थे? वो लोग हरदीप पुरी का स्वागत कर रहे थे। हरदीप पुरी कौन है? जिनका दुर्दांत एपस्टीन फाइल में नाम आया है। ये एपस्टीन फाइल क्या है? ये अंकिता भंडारी केस का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है। पूरी दुनिया में बड़े ताकतवर लोग, वहशी दरिंदे, जिस्म फरोश किस्म के लोग, उनके लिए छोटी छोटी बच्चियों को वो एपस्टीन नाम का दरिंदा सप्लाई करता था, और उस एपस्टीन नाम के दरिंदे के साथ हरदीप पुरी 2015 में मिले, हरदीप पुरी 2016 में मिले, हरदीप पुरी 2017 में मिले। जब हम अंकिता के न्याय की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले उस हरदीप पुरी का स्वागत कर रहे हैं। आज की तारीख पर इस उत्तराखंड की सरजमीन पर ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, सरकार की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि भाई सीबीआई की जांच की तो घोषणा हो गई, अब किस बात का आंदोलन है, अब क्यों लड़ाई है? हम इस बात को बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि पहले सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी वालों, पहला सवाल ये नहीं है कि सीबीआई जांच की घोषणा हो गई। तुमसे पहला सवाल ये है कि 30 साल देर में सीबीआई जांच की घोषणा क्यों हो रही है? अगर आज 9 जनवरी को सीबीआई जांच की घोषणा की जा सकती थी, 9 जनवरी 2026 को, तो 19 जनवरी 2022 को सीबीआई जांच की घोषणा क्यों नहीं की जा सकती थी? 20 जनवरी 2022 को सीबीआई जांच की घोषणा क्यों नहीं की जा सकती थी? 22 जनवरी सीबीआई जांच की घोषणा सॉरी माफ कीजिएगा, 19 सितंबर 2022 को सीबीआई जांच की घोषणा क्यों नहीं हो सकती थी? 20 सितंबर 2022 को सीबीआई जांच की घोषणा क्यों नहीं हो सकती थी? 22 सितंबर 2022 को सीबीआई जांच की घोषणा क्यों नहीं हो सकती थी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की घोषणा के बाद क्योंकि सरकार ने यह मान लिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके 2 पहलू हैं। दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार, जिनका नाम वीआईपी के तौर पर दिया गया, दुष्यंत कुमार गौतम ने यहां डालन वाला थाने में एक एफआईआर कराई
और दूसरा उन्होंने एक डिफेमेशन का मुकदमा दाखिल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये मुकदमा दाखिल होने के बाद दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि भाई मुझको तो बदनाम किया जा रहा। सुप्रीम हाई कोर्ट ने उनको एक तरह का स्टे भी दिया और हाई कोर्ट के स्टे देने के बाद भी उसके बाद राज्य की सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की जनता के आंदोलन के दबाव में। तो इसका साफ मतलब है कि उनका वर्जन दुष्यंत कुमार गौतम की एफआईआर को, दुष्यंत कुमार गौतम के डिफेमेशन के मुकदमे को सरकार भी स्वीकार नहीं कर रही है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, देहरादून में जितने होर्डिंग्स लगे हैं, फ्लैक्स नए लगे हुए हैं, उन सारे होर्डिंग्स में, उन सारे फ्लैक्स में दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार का नाम गायब हो चुका है। अब उनका नाम उन होर्डिंग्स में, उन फ्लैक्स में नहीं है, लेकिन उनको फिर भी पद से नहीं हटाया जा रहा है। भाजपा की कोशिश है कि प्राणपण से, पूरी ताकत से उन वीआईपी को बचाया जाए। नारा भले ही बेटी बचाओ है, लेकिन जब जब मौका आएगा, वो आशाराम का मौका आएगा, वो राम रहीम का मौका आएगा, वो दिल्ली में पहलवान बेटियों का मौका आएगा, वो कुलदीप सेंगर का मौका आएगा, तो नारा बेटी बचाओ का रहेगा, लेकिन बचाओ हमेशा दुष्कर्मियों, दुराचारियों का किया जाएगा। ये परिपाटी इस राज में पनप रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ये परिपाटी पनपी है। इसलिए ये संदेह है कि वीआईपी को बचाने की कोशिश नए सिरे से हो गई है। इसीलिए हमने कहा कि वीआईपी को नहीं बचाया जा सके, इसलिए सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। और ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस समय अंकिता भंडारी का केस चल रहा था, अदालत में चल रहा था, एसआईटी उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एसआईटी के केस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस सरकार बड़ा पीठ थपथपाती है। क्या पूजा उस एसआईटी ने? पुलकित आर्य ने कहा मेरा फोन चोरी हो गया, एसआईटी ने मान लिया। पुलकित आर्य ने कहा अंकिता भंडारी का फोन भी चोरी हो गया, एसआईटी ने मान लिया। एडिशनल सेशन जज का जो फैसला है वो कहता है कि वीआईपी वो कारक है जिसकी वजह से हत्या हुई, और 160 पन्ने के फैसले में जगह जगह वीआईपी दिखाई देता है, लेकिन वीआईपी कानून के कटघरे में पीछे के कानून के कटघरे के पीछे नहीं दिखाई देता है, उसका बचाव कर दिया जाता है। ये एसआईटी ने जांच किया। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कह रहा था कि जिस समय एसआईटी जांच कर रही थी, उस समय पता चला कि जो सरकार का वकील है, जो पुष्कर सिंह धामी ने वकील उस केस में नियुक्त किया है, वो तो अपराधियों के साथ मिल गया है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने पौड़ी की कलेक्ट्रेट में धरना दिया, प्रदर्शन किया, और तब जाकर के वकील बदला गया। अब सीबीआई की जांच होगी और सीबीआई भी ऐसी जांच करेगी, सीबीआई भी वीआईपी के साथ में जाएगी, तो कौन लड़ेगा इस बात में? अंकिता भंडारी के माता पिता को बाहर कर दिया गया पूरी जांच से। एक सज्जन ने हमसे कहा कि भाई अंकिता भंडारी की, मैं खत्म कर रहा हूं, मुझसे जितना बोलने कहा गया मैं उतना ही बोल रहा हूं। अंकिता भंडारी की माता पिता की दुश्मनी दिखती, इसलिए उनसे एफआईआर नहीं कराई गई। अरे भाई, उनकी बेटी की हत्या की उसने, उन वीआईपी ने, वो वीआईपी वो कारक हैं जिनकी वजह से उनकी बेटी की हत्या की गई। तो ये कौन सा काम है? किसी पर कत्ल का मुकदमा चलेगा तो कत्ल का वादी कोई तीसरा बनाया जाएगा, तो कत्ल का आरोपी कोई तीसरा, कत्ल का वादी कोई तीसरा नहीं हो सकता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं अंकिता भंडारी की माताजी श्रीमती सोनी देवी और उनके पिता श्री वीरेंद्र भंडारी जी आए हैं हमारे बीच में, उनके माता पिता हमारे बीच में आए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करेंगे कि वो आज इस महापंचायत में, महापंचायत को सुनने के लिए वो हमारे बीच में आए हैं। इन माता पिता के जज्बे का, श्रीमती सोनी देवी और श्री वीरेंद्र भंडारी के जज्बे का हमको सलाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए कि पिछले 3 सालों से कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि सरकार के तमाम दबावों के बावजूद, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद
कि न्याय की लड़ाई को पीछे धकेला जा सके, ये पूरी बहादुरी के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई में टिके हुए हैं। और ये आंदोलन अगर जिंदा है तो इसकी बड़ी ताकत सोनी देवी और वीरेंद्र भंडारी जी हैं, उनके दम पर ये आंदोलन खड़ा है। उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आने वाले दिनों में 5 संसद आयोजित की जाएंगी। 2 संसद कुमाऊं में होंगी, 2 गढ़वाल में और 1 दिल्ली में आयोजित की जाएगी। महापंचायत में लोक वाहिनी के राजीव लोचन शाह, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के पीसी तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहित डिमरी, गौरव सैनिक संगठन के महावीर राणा, राजस्थान से आई सरिता भारत के आदि ने भी अपने विचार रखे। अंकिता हत्याकांड एक ऐसा कांड है हमारे उत्तराखंड के लिए जो हमारे संविधान को चुनौती देता है, जो हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है। साथियों, पिछले दिनों आप सब लोगों ने घटना सुनी होगी कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 14 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं हुई हैं। मंच संचालन किया निर्मला बिष्ट ने, सतीश धौलाखंडी, शिवानी पांडे, गीता गैरोला और अन्य लोगों ने जनगीत प्रस्तुत किए। महापंचायत में मुख्य रूप से डॉक्टर रवि चोपड़ा, नंदनंदन पांडे, परमजीत सिंह कक्कड़, अनूप नौटियाल, प्रभात ध्यानी, माया चिलवाल, पद्मा गुप्ता, मनीष केडियाल, गरिमा दसौनी कांग्रेस की, डॉक्टर एस.एन. सचान समाजवादी पार्टी के, चंद्रकला, विमला कोहली, स्वाति नेगी और कई सारे और हजारों की संख्या में दूसरे लोग मौजूद थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके सहयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि आर्थिक मदद के रूप में दे सकें तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम, जैसे कि आपको पता है, जनता की बात करते हैं। किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते। इसीलिए बेबाकी से जनता की बात बोल पाते हैं, आपके मन की बात बोल पाते हैं। जब तक संभव हो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं शालिनी बिष्ट जी का, डी.एन. पांडे जी का, रविंद्र थापा जी का, रूपेंद्र कुमार जी का, वसीम अंसारी जी का और रमेश नैथानी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपका सहयोग मुझे प्रोत्साहित करता है सच्चाई के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।